नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के विषय में। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और आज हम जीव विज्ञान के विषय में शुरुआत करेंगे। जीव विज्ञान के विषय में ही हम स्टडी करेंगे और इसके आज हम शुरुआती जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके विषय में हम पढ़ लेंगे। तो सामान्य विज्ञान की 3 शाखाएं हम इस समय लेके चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी जो शब्द है उसके विषय और उसके विकास के विषय में हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी जो शब्द है, सबसे पहले आप इसके देखिए। बायोलॉजी जो शब्द है वो बायोस और लोगोस, जीवन और अध्ययन। बायोस का मतलब जीवन और लोगोस का मतलब अध्ययन। बायोस जीवन, जीवित, जीव और जैव मतलब लाइफ। आप कह सकते हैं कि बायोस का कंप्लीट मतलब लाइफ और लोगोस का कंप्लीट मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। बहुत सिंपल सा इसका अर्थ है, वो आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है इसके विषय में। तो अभी जो सजीव और निर्जीव हमने पता किया कि ऊपर की जो बायोलॉजी है वो सजीव के विषय में अध्ययन करने की एक शाखा है, जबकि निर्जीव से इसका कोई संबंध नहीं है। तो लेकिन निर्जीव क्या क्या होते हैं इसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब निर्जीव के विषय में देखते हैं। तो निर्जीव कौन है? निर्जीव, ये देखिए, निर्जीव में सबसे पहले ये मृत, एक शाखा निर्जीव की मृत और एक निर्जीव की अजीव। तो मृत में कौन से लोग आएंगे? जीवाश्म का अध्ययन आएगा इसके अंतर्गत। मृत के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन आएगा और अजीव के अंतर्गत पानी, वायु, भूमि, तापमान, प्रकाश। तो इसका अध्ययन कौन करेगा? इसका अध्ययन करेगा फिजिकल, जियोग्राफी, भौतिक भूगोल इसका अध्ययन करेगा। बायोलॉजी नहीं करेगा इसका अध्ययन। और डेड, जीवाश्म का अध्ययन कौन करेगा? पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्मिकी करेगा। तो ऊपर जो हमने यहाँ बात की बायोलॉजी, सजीवों के अध्ययन के विषय में, तो इसलिए जो निर्जीव होते हैं, जो एक शाखा मृत होती है, एक अजीव होती है, जिसमें अजीव के अंदर वायु, पानी, भूमि, तापमान, प्रकाश। दोबारा बोलिए, वायु, पानी, भूमि, तापमान, प्रकाश, ये इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है अजीव में, एबायोटिक में। आप इनको कह सकते हैं ये नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो सारी एबायोटिक आती हैं। फिजिकल, जियोग्राफी, भौतिक भूगोल इनका अध्ययन करता है। और मृत जो डेड जो होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं, उनका अध्ययन पैलियोंटोलॉजी किया जाता है, जीवाश्मी के द्वारा किया जाता है, जिसका संबंध बायोलॉजी से दूर दूर तक नहीं। तो हमें शाखा का पता चला। अब हम सजीवों के मूलभूत लक्षण, अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हमने टॉपिक को ब्रीफ हम इसका आपके सामने कर रहे हैं। इसका जो डेस्क्रिप्टिव भाग होगा, जो हम इसको कम्प्लीटली समझेंगे गहराइयों के साथ, वो आगे समझेंगे। अभी हम केवल इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहे हैं। तो सजीवों के मूलभूत लक्षण में सबसे नंबर 1 पे मेटाबॉलिज्म, उपापचय या चयापचय। वो उपापचय या चयापचय, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पोषण के लिए, श्वसन में, परिवहन में और उत्सर्जन में। पोषण, जो मेटाबॉलिज्म का जो कार्य होता है वो पोषण देने का, श्वसन क्रिया में, परिवहन में और उत्सर्जन में। ये आगे हम इसका टर्म, जो 4 टर्म आपने पढ़े हैं, उनका हम पूरा एक तरीके से इसका मतलब समझेंगे। अब इसका जो दूसरी जो शाखा है, मेटाबॉलिज्म की जो शाखा है, वो एक शाखा है एनाबॉलिज्म, जिसका मतलब है निर्माण या संश्लेषण। जैसे सरल चीज़ को जोड़कर जटिल का निर्माण करना, उसको एनाबॉलिज्म कहा जाता है। सरल चीज़ को जोड़कर जटिल चीज़ का निर्माण कर देना। जैसे हम यहाँ पर CO2 ले लें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर ले लें, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, और लाइट प्रकाश उसके अंदर हो, तो ये क्या बनाएगा? C6H12O6O2। यहाँ पर कितनी सरल थी, CO2, H2O, कितना सरल सा आपको दिख रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, एनाबॉलिज्म के माध्यम से, संश्लेषण के माध्यम से लाइट आ गई, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, तो इसके माध्यम से हरे पत्तों ने अपना खाना बनाया। कैटाबोलिज्म विघटन, इसका मतलब है सरलीकरण। इसका बिल्कुल विपरीत, जैसे कि आपने ऊपर देखा
CO2H2O, बाद में C6H12O6O2 हो गया। ऐसे ही यहाँ C6H12O6 + O2 CO2 + H2O, मतलब इसका विपरीत हो गया, प्लस ऊर्जा हो गई। जैसे हमने किसी चीज़ का विघटन किया, जैसे हमने आप समझिए कि हमने एक लकड़ी के टुकड़े को जलाया, तो उस लकड़ी के टुकड़े को, वो 10 किलो का टुकड़ा था, लेकिन वो जलने के बाद में उसकी राख कितनी हो गई? आधा किलो रह गई। तो लेकिन जो राख है, खाली राख ही थोड़ी उसका विघटन है, राख के साथ उसके साथ जो ऊर्जा जो आपको प्राप्त हुई है, जो ऊर्जा का उसके अंदर विस्तार हुआ है, वो भी तो इसके अंदर होगा। तो जो CO2 + H2O तो है ही है, लेकिन इसके प्लस इसके साथ ऊर्जा भी है, ये देखिए नीचे ऊर्जा, ठीक है। तो इस समझ में आपके आगे हो गए हैं। उसके बाद में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे प्रजनन के विषय में, रिप्रोडक्शन के विषय में। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि हमारे जो सिलेबस है वो किस विषय में है, क्या क्या इसकी स्टडी होगी। तो रिप्रोडक्शन के विषय में स्टडी होगी। रिप्रोडक्शन का मतलब जब कोई जीव अपने जैसे ही किसी जीव को उत्पन्न करता है, प्रजनन करता है, तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अनुक्रियशीलता, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है, जैसे कांपना, कम तापमान होने पर, ये भी अनुक्रियशीलता, ये जो जीव होता है उसका एक स्वभाव है, ठीक है। सजीव के अस्तित्व के लिए अजीव का होना आवश्यक, सजीव के अस्तित्व के लिए अजीव का होना आवश्यक। आप याद कीजिए एबैटिक में हमने क्या पढ़ा था? वाटर पढ़ा था, हमने विंड पढ़ा था, वायु पढ़ी थी, अग्नि पढ़ा था, ठीक है, प्रकाश पढ़ा था, ये सारी एबैटिक थी, ठीक है। तो इस यदि ये नहीं होगा, भूमि नहीं होगी, पानी नहीं होगा, वायु नहीं होगी, अग्नि नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तो क्या आदमी सजीव जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इसलिए बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसको इकोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। यदि बायोटिक और एबायोटिक, क्योंकि एबायोटिक के बिना बायोटिक जीवित नहीं रह सकते, एक दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे एक दूसरे के पूरक तो नहीं कह सकते, क्योंकि एबायोटिक तो रह भी सकते हैं लेकिन बायोटिक नहीं रह सकते एबायोटिक की अलावा, इसके बिना। तो यहाँ पर यदि एबायोटिक और बायोटिक को जोड़ दिया जाए, क्योंकि आप देखते हैं हमारी पृथ्वी पर जितने भी बायोटिक हैं वो सारे एबायोटिक से ऊर्जा प्राप्त करके अपने कार्य को करते हैं। तो इसी के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम ये बनाते हैं, तो इकोलॉजी हम इसको कहते हैं। सजीव और अजीव के बीच के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। अब जीव विज्ञान का विकास 400 BC, मतलब जो जीव विज्ञान के विषय में सर्वप्रथम किसी ने कुछ कहा या उसका अध्ययन आरंभ किया तो 400 BC में हुआ। तो उसमें सबसे पहले अरस्तु ने सबसे पहले जीव विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया, और वही जंतु विज्ञान के जनक भी कहे गए हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी जो अरस्तु ने जो कहा था, अरस्तु ने सबसे पहले जीव विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया, और जंतु विज्ञान के जनक वो कहे गए। उनके जो शिष्य थे थियोप्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे, और उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस और लेमार्क फ्रांसीसी थे और ट्रेविरेनस जर्मनी थे। 1802 AD में जीव विज्ञान शब्द की शुरुआत उन्होंने की, प्रतिपादन उन्होंने किया। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 AD में, जो लेमार्क थे वो फ्रांसीसी थे और जर्मन ट्रेविरेनस थे, तो इन्होंने जीव विज्ञान शब्द की शुरुआत की, प्रतिपादन किया। यहाँ पर जीव विज्ञान शब्द का इससे पहले प्रतिपादन नहीं हुआ था, जीव विज्ञान का अध्ययन जरूर हुआ था, लेकिन उस समय जीव विज्ञान जैसे शब्द को कोई जानता नहीं था। अरस्तु के विषय में आपने ऊपर पढ़ा है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। जीव विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया, जीव विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया अरस्तु ने, जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। लेकिन जो सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 AD में, जो लेमार्क फ्रांसीसी थे और ट्रेविरेनस जर्मन थे, तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द की शुरुआत और प्रतिपादन इनके द्वारा ही किया गया। ये दो नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पुट हो सकता है कि जीव विज्ञान शब्द की शुरुआत या प्रतिपादन
किस वर्ष में हुआ ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसके द्वारा किया गया वो ज़रूर पूछा जा सकता है। इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द का प्रतिपादन ट्रांसले ने किया। इकोसिस्टम पारितंत्र, जो ऊपर आपने इकोसिस्टम यहाँ पढ़ा, ये इकोसिस्टम मतलब बायोटिक और एबायोटिक को जोड़ के जो अध्ययन जो हुआ, मतलब सजीव और अजीव के बीच का संबंध जो हुआ वो इकोसिस्टम हुआ, और इसका जो अध्ययन हुआ वो इकोलॉजी हुआ। ठीक है, और इसका इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी ये देखिए आप, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द का जो प्रतिपादन सबसे प्रथम किया, सर्वप्रथम किया ट्रांसले ने किया। ठीक है, इकोलॉजी के जनक अर्नस्ट हैकल इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। इकोसिस्टम का पारितंत्र शब्द का प्रतिपादन ट्रांसले ने किया और इकोलॉजी के जनक अर्नस्ट हैकल माने जाते हैं। और भारत में इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा माने जाते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान की विषय वस्तु, यहाँ पर आधारभूत संकल्पनाएं, और हमने इधर जैविक प्रक्रियाएं, ठीक है, इधर जैविक प्रक्रियाएं लाइफ प्रोसेस, और इधर आधारभूत संकल्पनाएं हमने रखी हुई हैं। ये जीव विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हमने दो भागों में इसको विभाजित किया, आधारभूत संकल्पनाएं के रूप में और एक किया जैविक प्रक्रियाओं के विषय में। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि इस आधारभूत संकल्पनाएं में सर्वप्रथम कोशिका, जीव विज्ञान का सबसे जो महत्वपूर्ण जो पार्ट माना जाता है वो कोशिका, जिसमें mDNA और प्रोग्राम सेल डेथ, आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिकी, जैव उद्विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये हमने देखा माना। इसकी हम आगे स्टडी करेंगे, हम एज ए लार्ज इसकी विषय में बातचीत करेंगे। बस आप इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कोशिका, उसके अंतर्गत mDNA, प्रोग्राम सेल डेथ, आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिकी, जैविक उद्विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब यहाँ पर जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस, जो जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जैविक प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस, जो जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम क्या आवश्यक है लाइफ प्रोसेस में, जैविक प्रक्रिया में जो जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है वो है सर्वप्रथम पोषण, न्यूट्रिशन। नंबर 2, उधर हमने पढ़ा था, आपको याद ना हो पहले, पोषण परिवहन के विषय में, परिसंचरण के विषय में, जो पोषक तत्वों को अलग अलग अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पोषण के विषय में तो आप जान ही जाते हैं, जब हम किसी चीज़ खाते हैं पीते हैं तो वो हमें पोषण देता है। और परिवहन, परिसंचरण क्या होता है, जो हम चीज़ खाते पीते हैं, जो पोषक तत्वों को अलग अलग अंगों की कोशिकाएं तक पहुंचता है, उसको परिवहन कहा जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे अंगों में, ग्लूकोज इधर उधर जाता है, ठीक है, तो वो जो परिवहन के तौर पर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम परिसंचरण, परिवहन कहते हैं। फिर उसके अतिरिक्त श्वसन की क्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों का ऊर्जा के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। जो हम पोषक तत्व लेते हैं उसका ऊर्जा के माध्यम से इस्तेमाल हो रहा है। पोषक तत्व नहीं होंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, पोषक तत्व नहीं होंगे तो आप कितने दिन सांस ले पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि यदि व्यक्ति सांस लेना ही बंद कर देगा, डेड हो जाएगा। तो पोषक तत्व हमें एनर्जी देते हैं और एनर्जी के माध्यम से हम श्वसन क्रिया करते हैं। फिर ऊपर हमने पोषण भी लिया, परिवहन भी हुआ, श्वसन भी हुआ, लेकिन उत्सर्जन, जो वेस्ट तत्व हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं उसको। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो निकलना होता है, और ये सारी क्रियाएं एक साथ होती रहती हैं। पोषण भी एक साथ होता है, परिवहन भी एक साथ होता है, श्वसन भी एक साथ होता है, और उत्सर्जन भी ऐसा होता है। सांस लेते हैं ना, अंदर सांस आप अंदर ले रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं, हालांकि वो निकलना और बाहर जाना रेस्पिरेशन सिस्टम का एक भाग है, लेकिन एक्सक्रेशन भी उसको, यदि वो बाहर जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो आप निकाल रहे हैं ना। तो सभी उपरोक्त प्रक्रिया एक साथ कार्य करती हैं। अब आगे देखिए आप, इसमें उपरोक्त का नियंत्रण एवं समन्वय। तो फिर 5वें पॉइंट पे तांत्रिक तत्व, 6ठे पॉइंट पे अंतःस्रावी तंत्र, फिर 7वें में टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान, और हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान की विषय वस्तु के विषय में पढ़ रहे हैं। इनको हम बहुत
डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि कोशिका लिखा हुआ है, इस कोशिका के विषय में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कोशिका द सेल। कोशिका का सबसे प्रथम हम परिचय के विषय में पढ़ेंगे, फिर कोशिका सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे, फिर महत्वपूर्ण कोशिका और कोशिकाओं का वर्गीकरण और कोशिकाओं का विभाजन, इसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना परिचय। जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कुछ संरचनाओं को ऑब्जर्व किया। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक बाद में माने गए। सब उस समय जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की खोज या नई इनोवेशन करता है तो उस समय वो वैज्ञानिक नहीं होता, लेकिन साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी उन्होंने उसकी सहायता से कुछ संरचनाओं को ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने लकड़ी के टुकड़े मतलब कार्क को प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख दिया और देखा कि मधुमक्खी की तरह दिखने वाली संरचना उसके अंदर विद्यमान थी। ये देखिए, ये आप इसको देख सकते हैं, ये नीचे लकड़ी के टुकड़े हैं और यहाँ पर एक संरचना उसमें आ रही है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ये इस तरीके की संरचना, इसमें पता लगा कि ये जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ये सेल हैं, कोशिका हैं ये। ठीक है, तो प्रकाशीय जो सूक्ष्मदर्शी था उसके माध्यम से उसने इस चीज़ का पता लगाया। अब इस संरचना के विषय में रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब में माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक की किताब कौन सी है? माइक्रोग्राफिया, इस वाक्य को अभिव्यक्त किया। उसने कहा कि जो भी जीवधारी हैं उनका शरीर जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, उनका शरीर बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जैसे इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, इन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। कि उन्होंने कहा कि जो हमारा शरीर है वो बहुत जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, वो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और इसे इन्होंने नाम दिया सेल। लिटिल रोम। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी और इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में किया था, जिसमें बताया था कि शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। कोशिका शब्द का प्रतिपादन भी रॉबर्ट हुक के द्वारा भी हुआ है। ये दो चीज़ मैंने दोबारा आपको बताई, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही इस चीज़ को पता लगाया और कोशिका शब्द का प्रतिपादन भी रॉबर्ट हुक द्वारा ही हुआ, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में कोशिकाओं को देखा था और वो मृत कोशिका थी। तो इसी प्रकार जो जीवित कोशिका को देखने वाले पहले व्यक्ति हैं वो है एंटोनी वॉन लियोनहॉक। एंटोनी वॉन लियोनहॉक, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी में तो आपको बिल्कुल संभवतः ये देखा ही होगा, आपको पता ही होगा कि इसके अंदर जिंदा तो कोशिका नहीं मिलेंगी, तो मृत कोशिका यहाँ देखी गई। लेकिन एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने सर्वप्रथम सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। सूक्ष्म जैविकी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी उनको कहा जाता है, एंटोनी वॉन लियोनहॉक। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। खोज तथा नामकरण। तो रॉबर्ट हुक 1665, दोबारा आप रिवीजन कर लीजिए। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, जीवित कोशिकाओं का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्योंकि खोज नामकरण तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में ही हो गया था, खोज कोशिका की हो गई थी, नामकरण हो गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का पर्यवेक्षण, यहाँ पर आप पर्यवेक्षण शब्द का उपयोग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन जो किया गया वो एंटोनी वॉन लियोनहॉक, जो सूक्ष्म जैविकी के जनक कहे गए हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब कोशिकाओं के अध्ययन का विज्ञान, कोशिकाओं के अध्ययन का विज्ञान साइटोलॉजी, कोशिकाओं के अध्ययन का विज्ञान जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक अपने आप में एक अलग विज्ञान है, लेकिन इसके विषय में आपको इतना ज़रूर जानना होगा कि कोशिकाओं के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। अर्नेस्ट रस्क और नॉल। अर्नेस्ट रस्क और नॉल जो जर्मन के 1931 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। यहाँ पर कौन सा माइक्रोस्कोप था? जो यहाँ पर जो लकड़ी के कॉर्क में कोशिका देखी गई थी, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी तो मतलब इसके अंदर जो टेक्निक नहीं थी, जिस टेक्निक से हम और ज़्यादा अपने आप को साइंस में मतलब सिद्ध पा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा आविष्कार हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1931 में जर्मन के
अननष्ट रस्क और नोल ने किया। अब जब नया माइक्रोस्कोप आएगा तो नई नई आविष्कार होंगे और नई नई खोजों का पता चलेगा। इसके पश्चात कोशिकाओं के अध्ययन का व्यापक रूप से पर्यवेक्षण किया गया और इसके बाद कोशिकाओं के अध्ययन में व्यापक तौर पर बढ़ोतरी हुई। इसके पश्चात कोशिकाओं के अध्ययन का व्यापक रूप से पर्यवेक्षण किया गया एवं इसके बाद कोशिकाओं के अध्ययन में व्यापक तौर पर बढ़ोतरी हुई। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, साइटोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है कोशिकाओं के। तो यहाँ साइटोलॉजी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, हमने यहाँ कोशिका के विषय में पढ़ा वो इसका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसका परिचय पढ़ लिया। ठीक है, इसका परिचय पढ़ लिया। अब हम कोशिका सिद्धांत के विषय में आते हैं यहाँ पर। ये अब कोशिका सिद्धांत पढ़ लीजिए। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि कोशिका क्या है, कोशिका का कार्य क्या है और कोशिका निर्माण कैसे होता है। तो इन्हीं 3 मूलभूत प्रश्नों के विषय में चर्चा एवं उत्तर कोशिका सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो अब इन 3 मूलभूत प्रश्नों का जो जवाब है वो क्या होगा, आगे देख लेते हैं। तो श्लेडेन और श्वान ने 1838 से 39 में उपरोक्त सवालों का जवाब दिया और बताया कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है जो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। किसी भी जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। किसी भी जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बात कौन कर रहे हैं? श्लेडेन कर रहे हैं, श्वान कर रहे हैं 1838-39 में। इन्होंने उपरोक्त प्रश्नों का जवाब दिया। कोशिका क्या है, कोशिका का कार्य क्या है, कोशिका का निर्माण क्या है। तो किसी भी जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। उदाहरण, अमीबा में 1 कोशिका है और मनुष्य के शरीर में 75 ट्रिलियन कोशिका हैं। 75 ट्रिलियन कोशिका हैं मनुष्य के शरीर में। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। ये रुडोल्फ विर्चो बोलते हैं। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया श्लेडेन तथा श्वानन ने और संशोधित किया रुडोल्फ विर्चो ने। संशोधित किया रुडोल्फ विर्चो ने, अमेंड किया। ऊपर सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया? श्लेडेन श्वानन ने किया, जिन्होंने कहा कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। और यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो बोलते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। तो यहाँ पर संशोधन करने का कार्य रुडोल्फ विर्चो द्वारा हुआ, लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण हुआ वो श्लेडेन और श्वानन ने किया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये आज का जो चैप्टर है वो क्लोज करते हैं, लेकिन कुछ जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिग्स बोसन द्रव्यमान तथा आयतन रहित वह ऊर्जा कण है। हिग्स बोसन द्रव्यमान तथा आयतन रहित वह ऊर्जा कण है जिसे पदार्थ कणों के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बताइए, हिग्स बोसन में द्रव्यमान थोड़ी था, हिग्स बोसन के बाद द्रव्यमान आया। तो ऊपर का पहला ठीक है। हिग्स बोसन के अस्तित्व की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, बिल्कुल नहीं हो सकी है। जेनेवा स्थिति यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान सर्न की प्रयोगशाला में हिग्स बोसन के संदर्भ में प्रयोग संचालित किए जा रहे हैं। ये आप ढूंढ के बताइएगा कमेंट में। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। और रॉबर्ट हुक को सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है? नहीं माना जाता, क्योंकि सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे माना जाता है? ये देख लीजिए दोबारा, क्या नाम है इनका? एंटोनी वॉन ल्यूनहोफ ये सूक्ष्म जैविकी के जनक। तो ये केवल एक सत्य है। अब पारितंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? पारितंत्र इकोसिस्टम का किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया? नहीं किया। आर्थर टॉन्सले बिल्कुल किया, आर्थर टॉन्सले ने किया। वो पीछे, ये देखिए हम पीछे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, यहाँ पर इकोलॉजी और इकोसिस्टम के जनक अर्नेस्ट
इकोलॉजी के जनक हैं, लेकिन इकोसिस्टम परितंत्र शब्द का प्रतिपादन कंस ने किया। लेकिन यदि ये पूछ लेता इकोलॉजी के जनक कौन थे, तो अर्नेस्ट हैकल थे, और भारत में इकोलॉजी के रामदेव मिश्रा। आगे देख लीजिए, कोशिका सिद्धांत से संबंधित है। कोशिका किसके सिद्धांत से संबंधित है? श्लाइजेन, श्वान, लियोनहॉक या विर्चो। देखिए इसमें 3, एंटोनी वॉन लियोनहॉक तो इससे संबंध ही नहीं रखते, वो तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब रहे 3, श्लाइवेन, श्वान और विर्चो। तो श्लाइजेन और श्वान ही इसके कोशिका सिद्धांत से संबंधित हैं, विर्चो नहीं है। विर्चो ने इसमें अमेंड किया था। तो श्लाइवेन, श्वान, विर्चो, रुडोल्फ विर्चो सिद्धांत से संबंधित भी माने जाएंगे। ये यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, श्लाइजेन, श्वान, विर्चो ऊपर क्योंकि सिद्धांत पूछा गया है, यहाँ पे प्रतिपादन नहीं पूछा गया, तो इसलिए श्लाइजेन, श्वान और विर्चो तीनों को, रुडोल्फ विर्चो तीनों को माना जाएगा। और जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है, आर्कियोबायोलॉजी में किया जाता है, आर्कियोलॉजी या प्रोटोबायोलॉजी में। तो बिल्कुल सही बात है कि पैलियोंटोलॉजी में सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा यदि आपको पसंद आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अध्ययन की सामग्री नहीं होने के कारण वो सफलता से बहुत दूर रहते हैं। धन्यवाद। आप इसको शेयर कीजिएगा, खुद पढ़िएगा।